हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है वू कुड हंट। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि सर जो फॉरेस्ट एक्ट आए थे ना, फॉरेस्ट एक्ट ने क्या किया था, फॉरेस्ट को क्या बना दिया था, रिजर्व लैंड बना दिया था कि सर इस रिजर्व लैंड के अंदर जो फार्मर्स है, जो हंटर्स है, जो गैदरर्स है ना, वो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक हमने ये तो देख लिया कि सर जो वहाँ के जो लोकल ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं हंटर्स की कि सर जो लोग हंट किया करते थे, जिनका जो लाइफ है वो किसके ऊपर सर्वाइव हुआ करता था, हंटिंग के ऊपर सर्वाइव हुआ करता था, उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस नए एक्ट से। द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लिव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। जब हम बात करते हैं न्यू फॉरेस्ट लॉज की, तो इन्होंने बड़े ही अलग तरीके से फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ को अब चेंज कर दिया था। For before the forest law, many people who lived in or near forests had survived by hunting deer, tardigrades and a variety of small animals। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट लॉज से पहले की, जब फॉरेस्ट लॉज नहीं आए थे, तो ये देखा जाता था कि कई सारे जो लोग हैं, जो है ना फॉरेस्ट में रहा करते थे, जो फॉरेस्ट के पास में रहा करते थे ना, उनकी जो लाइफ है वो सरवाइव हुआ करती थी किसके ऊपर, हंटिंग के ऊपर। किसकी हंटिंग की जाती थी, डियर्स की हंटिंग की जाती थी, पार्टीग्रेड्स की हंटिंग की जाती थी, और कई सारे है ना स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग की जाती थी ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। पर जब है ना ब्रिटिश रूल जो है वो कई सारे फॉरेस्ट लॉस को लेके आता है, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस, अब बात आती है कस्टमरी प्रैक्टिस। तो सर ये कस्टमरी प्रैक्टिस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया है ना लैंड ऑफ कस्टम है। मतलब सर इंडिया के पास कई सारे कस्टम है, हमारे पास कई सारे रीति रिवाज होते हैं। तो ऐसे में सर जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, तब हम ये देखते हैं कि सर उनकी जो ये कस्टमरी प्रैक्टिस थी, मतलब उनके रीति रिवाज थे सर, उनके जो एंसेस्टर रहा करे थे, जो उनके है ना बुजुर्ग रहा करे थे, तो वो सभी के सभी क्या किया करते थे, वो सभी हंटिंग किया करते थे। तो ऐसे में सर उनके लिए ये जो प्रैक्टिस थी वो क्या थी, ये कस्टमरी प्रैक्टिस थी। वॉज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉस। पर जब फॉरेस्ट लॉ सामने आते हैं तो वो इन सभी कस्टमरी प्रैक्टिस को अब प्रोहिबिटेड कर देते हैं कि सर ये जो प्रैक्टिसेस है अब आप इनको फॉरेस्ट के अंदर नहीं कर सकते हो। Those who were caught hunting were now punished for poaching। तो जो भी लोग पकड़े जाते थे हंटिंग करते हुए, उन सभी लोगों को पनिशमेंट भी दी जाती थी, क्योंकि सर उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को क्या किया है, ब्रेक किया है, उन रूल्स को उन्होंने ब्रेक किया है। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, लोकल पीपल्स की, तो सर इन फॉरेस्ट लॉज ने क्या किया, उन लोकल पीपल्स को डिप्राइव किया उनके राइट से, उनके कस्टमरी राइट से, उनके कस्टम से, कि सर आप क्या नहीं कर सकते, हंट नहीं कर सकते। पर जब हम बात करते हैं कि क्या सर हंटिंग इसके बाद खत्म हो गई थी, उसके बाद क्या हंटिंग नहीं हुआ करती थी, तो ऐसा नहीं था। क्योंकि सर जो हंटिंग है ना वो अब एक बिग गेम बन चुका था। किसके लिए सर, स्पोर्ट के लिए। अब जो लोग है ना स्पोर्ट के लिए, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करने लग गए थे, हंटिंग करने लग गए थे। जो हमारे जो इंडियंस थे उनके लिए तो क्या था, उनके लिए तो ये हंटिंग था ताकि उनकी लाइफ को वो सरवाइव कर सके। पर जब हम बात करते हैं हंटिंग की, किसके एक्सपेक्ट में सर, ऑफिशियल्स के एक्सपेक्ट में, राजाओं जो किंग्स थे उनके एक्सपेक्ट में, तो सर उनके लिए सिर्फ ये क्या था, एक स्पोर्ट था, उनके लिए सिर्फ एक ये मनोरंजन का एक तरीका था। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड द नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। इंडिया में हम ये देखते हैं कि सर टाइगर्स की, अदर एनिमल्स की जो हंटिंग है ना, वो क्या रही है, एक कल्चर का पार्ट रही है, कोर्ट का पार्ट रही है, साथ ही साथ नोबिलिटीज का है ना सेंचुरीज से पार्ट रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो हंटिंग है ना, हंटिंग इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक है ना वैल्यूएबल चीज देखी जाती थी उस टाइम पीरियड में। मैनी मुगल पेंटिंग शोज प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉयिंग अ हंट। जब हम बात करते हैं मुगल्स की, तो सर जो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक किसी एम्पायर ने रूल किया था, तो सर वो था सर मुगल एम्पायर। तो सर मुगल एम्पायर्स की जो पेंटिंग्स है ना, उनमें हम ये देख सकते हैं कि सर कई बार जो एम्परर हुआ करते थे, जो प्रिंसेस हुआ करते थे, वो क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे हंट को। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर ये कल्चर का पार्ट भी था। जो हंटिंग थी ना वो एक ऐसा मेथड था जिससे वो अपने लिए एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ में उस समय में किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सोशल मीडिया तो था नहीं। तो ऐसे में सर हंटिंग ही एक क्या था, उनका एकमात्र एंटरटेनमेंट का सोर्स था। बट अंडर colonial rule the scale of hunting increased to such an extent that various species become almost extinct। पर जब हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की, तो सर कॉलोनियल पीरियड के अंदर इस हंटिंग को है ना
बहुत ही ज्यादा सीवियर तरीके से किया जाने लगा कि ऐसे में हम ये देखते हैं कि सर जो हंटिंग है ना वो ओवरऑल इंक्रीज हो चुकी थी, और हंटिंग इंक्रीज होने के कारण अब कई सारी ऐसी स्पीसीज थी जो एक्सटेंट भी हो चुकी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि सर हंटिंग इतना ज्यादा किया जा रहा था कि जिसके कारण अब जो स्पीसीज है ना उनका रहना, उनका सरवाइव करना भी मुश्किल हो चुका था। ऐसे में सर कई सारी स्पीसीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं द ब्रिटिश शो लार्ज एनिमल्स एज अ साइंस ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, तो उनका ये मानना था कि सर ये जो लार्ज एनिमल्स है ना ये क्या है, ये सोसाइटी के लिए एक खतरा है। क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और पूरी सोसाइटी के लिए सैवेज होते हैं। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं ब्रिटिशर्स जो है लार्ज एनिमल्स को एक खतरा समझते थे, एक थ्रेट समझते थे, और उनका ये मानना था कि सर हमें क्या करना है, इंडियंस को सिविलाइज करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन लार्ज एनिमल्स की हंटिंग करनी होगी, किलिंग करनी होगी, ताकि हम है ना जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्स है, उनको हम बचा सके, उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट किसके, इन लार्ज एनिमल्स के। फिर हम आगे देखते हैं दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स लाइक द ब्रिटिश शुड सिविलाइज इंडिया। क्योंकि उनका यही मानना था कि जितना ज्यादा हम इन एनिमल्स की किलिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम एनिमल्स को हंट करेंगे, उतना ही ज्यादा हम इंडियंस को सिविलाइज भी बनाएंगे। दे गिव रिवॉर्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स, वोल्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दे पोज द थ्रेट टू कल्टीवेटर्स। तो सर कल्टीवेटर्स के लिए इन एनिमल्स को क्या समझा जाता था, एक थ्रेट समझा जाता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक रिवॉर्डिंग सिस्टम शुरू किया। रिवॉर्डिंग सिस्टम के अंदर में यही था कि सर अगर आप टाइगर्स को, वोल्स को, लार्ज एनिमल्स को अगर आप किल करोगे तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है, ये एक थ्रेट है किसके लिए, कल्टीवेटर के लिए, और कल्टीवेटर को बचाने के लिए हम आपको क्या देंगे, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे। फिर हम आगे देखते हैं ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लियोपार्ड्स एंड 2 लाख वॉल्स वर किल्ड फॉर रिवॉर्ड इन द पीरियड ऑफ 1875 टू 1925। ये देखा गया कि लगभग 80,000 टाइगर्स, साथ ही साथ 1,50,000 लियोपार्ड्स और इसके साथ साथ 2 लाख जो वुल्स है ना उनको किल किया गया, ताकि सर हमें क्या मिल सके, ताकि उन लोगों को रिवॉर्ड मिल सके उस टाइम पीरियड में। और ये टाइम पीरियड रहा था 1875 से 1925 तक। तो स्टैटिस्टिक्स से हम ये देख सकते हैं, स्टैट्स से हम ये देख सकते हैं कि सर जो हंटिंग है ना वो अब एक है ना स्पोर्ट से ज्यादा क्या बन चुकी थी, एक स्पोर्ट से ज्यादा वो एक रिवॉर्ड लेने का एक तरीका, एक मेथड बन चुकी थी। अब लोग जो है हंटिंग किया कर रहे थे ताकि सर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल सके। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी। और बात यह तो यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि अगर आपने टाइगर का हंट नहीं किया तो आपने हंट क्यों किया। मतलब सर कहने का इतना ही था कि जो टाइगर है ना उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। टाइगर, अगर आप टाइगर जो हंटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने टाइगर हंटिंग नहीं करी तो आपने है ना हंटिंग भी नहीं करी है, क्योंकि वो एक क्या है, वो एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी है। फिर हम आगे देखते हैं द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1,157 टाइगर्स एंड 2,000 लियोपार्ड्स अप टू 1957। जब हम बात करते हैं महाराजा ऑफ सरगुजा की तो ये देखा जाता है उन्होंने अकेले ही लगभग 1,157 टाइगर्स और साथ साथ 2,000 लियोपार्ड्स को शॉट किया था, ताकि हम समझ सकते हैं कि सर ओवरऑल जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ये जो हंट का जो एक एक है ना वैल्यू था ना वो कितना ज्यादा बढ़ चुका था। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले किल्ड 400 टाइगर्स। जब हम बात करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तो उनमें नाम आता है सर जॉर्ज यूले का। और सर ये जो जॉर्ज यूले थे उन्होंने लगभग 400 टाइगर्स का हंट किया था। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग। पर हम बात करते हैं कि सर जो हम लैंड को देख रहे हैं, जो हम फॉरेस्ट को देख रहे हैं वो तो रिजर्व है, तो ऐसे में ये हंटिंग हो कहाँ रही थी, क्योंकि सर हंटिंग तो बैन कर दी गई थी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सर जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट के कुछ सर्टेन एरिया से, कुछ ऐसे है ना फिक्स एरिया थे जहाँ पे आप क्या कर सकते थे, हंटिंग किया कर सकते थे। Only much later, the environmentalists and the conservators began to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. जब बहुत समय बीत जाता है, जब कई सारी स्पीसीज एक्सटेंड हो जाती है, तो कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट साथ ही साथ कंजर्वेटर्स जो है सामने आते हैं। वो कहते हैं कि सर आपका ये जो हंटिंग प्रोसेस था ना उसके कारण आपने कई सारी स्पीसीज को एक्सटेंड कर दिया है, तो ऐसे में सर अब आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें है ना अब इन एनिमल्स को क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, और साथ ही साथ इन लोगों को समझाना होगा कि सर जो ये आप कर रहे हैं, जो भी ऑफिशियल्स ने किया है, साथ ही साथ ये जो हंटिंग लोग कर रहे हैं ना वो गलत है। ऐसे में हमने एक प्रोटेक्शन का, एक कंजर्वेशन का मेथड अपना लिया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और जुड़े रहिए स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल से ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।